काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। बहू, आज तो काफी थक गए शॉपिंग करके। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। बहू, ये भी क्या कोई कहने की बात है। आखिरकार उस काली कलूटी को हमने घर में रखा ही क्यों है। मैं अभी उससे चाय मंगवाती हूँ। अरे ओ काली कलूटी, जरा 2 कप चाय तो बना कर ले आ। वैसे माँ जी, आपने इसका नाम काली कलूटी बड़ा अच्छा रखा है, बिल्कुल इस पर सूट करता है। वो तो मैं बहू, अब काली को काली नहीं तो क्या खूबसूरती की मूरत बुलाएंगे। सही कहा आपने। ये लो, चाय भी आ गई। कुछ भी बोलो, इस काली कलूटी के हाथ की चाय तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे माँ जी, हम जो इसके लिए तोहफा लेकर आए हैं वो तो हमने दिया ही नहीं। रुक, मैं तुझे तेरा तोहफा देती हूँ। ये ले, तेरी साड़ी, बिल्कुल तेरे इस काले रंग की तरह। माँ जी, रोशनी, आप लोग मेरे लिए काले रंग की साड़ी लेकर आए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा रंग काला है। वो क्या है ना मेरी काली कलूटी बहू, पूरे बाजार में ढूंढ लिया लेकिन तेरे इस काले रंग पे खिले कोई ऐसा रंग नहीं मिला, इसलिए हमने इस काले रंग की साड़ी ली। वैसे भी तुझ पर ये काला रंग ही सूट करता है, ना कि कोई और रंग। इतना कहकर शगुन की बहू रोशनी दोनों बेचारी दिया पर हंसने लगती है। दिया रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते दिया की सास और उसकी देवरानी उसके काले रंग का मजाक उड़ाते और उसे ताने देते हैं। कहने को दुनिया की नजरों में दिया इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन दिया की हैसियत इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं थी। अरे ओ काली कलूटन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने की। जानती नहीं, इस डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन माँ जी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मेरा भी तो हक है कि मैं आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाऊं। हाँ, लेकिन तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। तुझ जैसी शक्ल वालों को तो हम अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते, और तुझे घर में रखा है, इसी का शुक्र बना। समझी, तेरी औकात वहाँ नीचे बैठकर खाना खाने की है, तो अपनी प्लेट उठा और वहीं जाकर खाना खा, किसी कुत्ते की तरह। रोशनी और शगुन की बात सुनकर दिया अपनी खाने की प्लेट उठाती है और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। अपने साथ हो रहे ऐसे भेदभाव से दिया काफी दुखी रहती थी, लेकिन उसके पास इन सभी चीजों को सहने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है और ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली का दिन करीब आ रहा होता है। कान खोलकर अच्छे से सुन ले कलूटन, अगर आज दिवाली की पूरी सफाई नहीं हुई तो रात भर तुझसे घर का काम करवाऊंगी। दिवाली को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, पूरी की पूरी सफाई आज ही हो जानी चाहिए। शगुन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। अरे रोशनी बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो कुछ पैसे चाहिए थे। क्या बहू, तू भी इतने अमीर परिवार की बहू होकर तू सिर्फ कुछ पैसों की बात कर रही है। ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग कर। थैंक यू माँ जी। और ये ले, तू भी 500 रख ले, इससे ऊपर तुझे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तुझे जो भी दिवाली का सामान लाना है वो इन्हीं 500 रुपए में लाएगी। रोशनी अपनी सास का क्रेडिट कार्ड लेकर जाती है और महंगी से महंगी साड़ियाँ, ज्वेलरी और दिवाली का सामान खरीदती है। लेकिन वहीं दिया, भाई साहब, ये वाली दिए और ये जो दिवाली की सजावट का सामान है, ये सारा पैक कर दो। और हाँ, ये भी पैक कर देना। चलो, सजावट का सामान तो ले लिया, अब एक काम करती हूँ, मिठाई भी ले लेती हूँ। माँ जी को बूंदी के लड्डू काफी पसंद है, एक काम करती हूँ, यही ले लेती हूँ। भाई साहब, 1 किलो बूंदी के लड्डू पैक कर देना। ये लीजिए बहन जी, आपके बूंदी के लड्डू। सारा सामान ले लिया, अब बस पटाखे रह गए हैं, सबके लिए पटाखे भी ले लेती हूँ। अपनी सास के 500 रुपए देने पर भी दिया अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती है, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए सामान खरीदती है। लेकिन वहीं रोशनी सिर्फ अपने लिए दिवाली की शॉपिंग करती है। अरे रोशनी बहू, आने में बहुत देर लगा दी। क्या क्या लिया तूने? माँ जी, मैंने तो बहुत सारी चीज ली है। ये देखिए, मैंने अपने लिए कितनी सारी ड्रेस, साड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप लिया है। तूने अपने लिए ही शॉपिंग की है और हमारे लिए कुछ भी नहीं लिया। ओफो माँ जी, अगर आपको भी दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो आप भी मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल देती। और वैसे भी मुझे किसी और के लिए शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड और जाकर जी भर के शॉपिंग करिए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जाकर आराम करूंगी।
इतना कहकर रोशनी अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी की बात सुनकर शगुन को काफी बुरा लगता है कि तभी वहां पर दिया आ जाती है। कर ली तूने अपनी दिवाली की शॉपिंग? जी माँ जी, देखिए मैं दिवाली की सजावट के लिए सारा सामान लेकर आई हूँ। ये लाइट्स, लटकन और ये दिए और पटाखे भी लेकर आई हूँ। और हाँ, आपके लिए आपके मनपसंद बूंदी के लड्डू। आपको बूंदी के लड्डू काफी पसंद है ना? तूने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं अपने लिए लेती तो घर के लिए नहीं ले पाती, और ये 50 रुपए बच भी गए थे। दिया दिवाली का सारा सामान और बचे हुए 50 रुपए देकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर अब शगुन को भी दिया से ज्यादा लगाव होने लगता है और उसे ये एहसास होता है कि आज तक दिया के काले रंग की वजह से उसने जो बर्ताव दिया के साथ किया वो सब कुछ गलत था। 3 दिन गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। मेरी ये साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है। अब तो पूरे मोहल्ले में सभी औरतें मेरी साड़ी देखकर किसी पटाखे की तरह जलने लगेंगी। एक काम करती हूँ, अब चलकर पटाखे जलाती हूँ, और पटाखे के साथ अपने मोहल्ले की सभी औरतों को भी। इतना कहकर रोशनी अपने कमरे के बाहर पटाखे जलाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी पटाखे जलाने के लिए नीचे बैठती है तो वैसे ही उसकी साड़ी साइड से फट जाती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे ये क्या, मेरी साड़ी तो फट गई। ये तो इतनी महंगी और ब्रांडेड थी, फिर भी कैसे फट गई? अगर कोई मेरी ये फटी हुई साड़ी देख लेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ रोशनी, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? दिया देखो, मेरी साड़ी फट गई। अगर किसी ने भी मेरी फटी हुई साड़ी देख ली तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दिवाली के लिए कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। इतना कहकर दिया रोशनी को अपने कमरे में ले जाती है। तुम कर क्या रही हो? देखो मेरे पास ये साड़ी रखी है, मैं अभी इस साड़ी से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बना कर दूंगी। दिया जल्दी से सिलाई मशीन निकालती है और अपनी साड़ी को काट कर एक सुंदर सी ड्रेस बना देती है, जिसे पहनकर रोशनी काफी सुंदर लगती है। वाह दिया, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी खरीदी, लेकिन वो तो फौरन ही फट गई। और ये ड्रेस देखो कितनी कंफर्टेबल है। हाँ, और इसका रंग भी तुम्हारे रंग पर काफी अच्छा लग रहा है। तुम तो किसी परी की तरह लग रही हो। चलो अब चलकर दिवाली मनाते हैं। दिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, बदतमीजी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अगर तुम ना होती तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता। तुम्हारी अच्छाई से आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। हाँ दिया बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थी। मुझे तो मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आप लोगों ने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये ले दिया बहू, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ये पुरानी साड़ी उतार कर ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। दिया अपनी सास की लाई हुई साड़ी पहनती है, जिसे पहनकर वो काफी सुंदर लगती है, जिसके बाद अब सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाता है और दिया के लिए सभी लोग पटाखे जलाते हैं। आओ आओ आओ, केवल 5 रुपए में बूट पॉलिश करवाओ, बूट पॉलिश करवाओ, आओ आओ आओ, बूट पॉलिश करवाओ। बबीता एक बहुत ही ज्यादा गरीब औरत थी और वह रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करने का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति कूली का काम किया करता था। भाई साहब, आपका सारा सामान मैंने इस गाड़ी में रख दिया है, लाइए मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। एक बूढ़ा आदमी अमित को पैसे दे देता है, जिसके बाद अमित वो पैसे लेकर वापस रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वह लोगों से उनका सामान उठाने के लिए कहता है। कुली कुली केवल 10 रुपए सेवा, कुली 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 केवल 10 रुपए सेवा। तभी एक औरत अमित को आवाज लगाती है, अरे कुली, जरा मेरा सामान उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर तक तो रखा ना, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है। उस औरत के कहने पर अमित उसका सामान उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर तक रख आता है। उस औरत की मेहंदी देखकर अमित उससे पूछता है, मैम साहब, आपने ये मेहंदी कहाँ पर लगवाई है? बहुत प्यारी लगवाई है। मैं सोच रहा था कि अपनी पत्नी को भी लगवाऊं। अमीर औरत अमित की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वह अमित से कहती है, अरे जितना तुम महीने भर का कमाते हो ना, उतना तो ये एक दिन में तुम्हारा चार्ज ले लेंगे। रहने दो, तुम गरीब लोगों के बस की नहीं है इतनी महंगी मेहंदी लगवाना। उस औरत की ऐसी जलीकटी बातें सुनकर अमित को बहुत बुरा लगता है
और वह औरत टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। अमित उदास मन से होकर वापस रेलवे स्टेशन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी बबीता लोगों के जूते साफ कर रही होती है। आ गए आप? चलो अच्छा है, बस थोड़ी ही देर में मैं भी अपने काम से फ्री होने वाली हूँ, फिर हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। जूते साफ करने के बाद बबीता हाथ मुंह धो लेती है और उसके बाद सूखी रोटी पर प्याज रखकर अपने पति को देती है, जिसे देखकर अमित की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? रोने की ही तो सारी बात है। तुम्हें पता है ना, करवा चौथ आ रहा है और मैं इतना बदकिस्मत पति हूँ कि हर बार करवा चौथ पर यह सोचता हूँ कि तुम्हें नई साड़ी दिलवाऊंगा, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगाऊंगा, लेकिन इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गरीबी तो मानो जैसे मुझसे चिपक कर रह गई है। आप ऐसा क्यों सोचते हो जी? आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नई साड़ी, नए गहने, मेहंदी लगवाने की क्या जरूरत है? मुझे भगवान ने पहले ही नेचुरल ब्यूटीफुल बनाया है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। बबीता की बात सुनकर अमित के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद बबीता उसके आंसू पोंछती है और उसके साथ सूखी रोटी प्याज खा लेती है और फिर से दोनों पति पत्नी काम में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक वो दोनों खूब मेहनत करके कुछ पैसे कमा लेते हैं और शाम को वापस से अपने रेलवे स्टेशन के पास वाले घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा होता है। उस घर में बबीता की सास और उसका अपाहिज ससुर होता है। पिताजी, ये रही आपकी दवाई, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं तब तक सभी के लिए खाना बना लेती हूँ, फिर सब एक साथ खाना खाएंगे। बबीता सभी के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ चटाई के ऊपर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सरस्वती अपने बेटे अमित से कहती है, अमित बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बहू का करवा चौथ का व्रत आने वाला है और मुझे उसे सरगी देनी है। माँ, मुझे माफ करना, जितने भी पैसे थे वो सब तो पिताजी की दवाई और घर के राशन पानी लाने में ही लग गए। सरस्वती ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप खाना खाने लगती है। मुझे क्या जरूरत होगी माँ जी सरगी की, मैं तो ऐसे भी व्रत रख लूंगी, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई सरगी नहीं चाहिए। ये सुनते ही सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू तुम बहुत समझदार हो। कहाँ तो आजकल की लड़कियां जरा सा दुख देखते ही अपने ससुराल से अपने मायके भाग जाती हैं, लेकिन इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप सब मेरा परिवार हो, मैं आप सभी को कैसे छोड़ सकती हूँ? ऐसा ख्याल तो सपने में भी मेरे मन में नहीं आ सकता। अगले दिन बबीता सुबह जल्दी उठ जाती है और घर के सारे काम बहुत जल्दी निपटा लेती है और अपना सारा बूट पॉलिश का सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वह लोगों को आवाज लगाने लगती है, आओ आओ, केवल 5 रुपए में बूट पॉलिश करवाओ, आओ आओ बूट पॉलिश करवाओ। रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कोई नहीं आता, लेकिन दोपहर होते होते कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं और वह उनके जूते पॉलिश करके पैसे कमाती है। तो वहीं अमित भी लोगों का बोझ ढोकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक इसी प्रकार काम करते रहते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। बहू, यहाँ पर आओ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा सामान लाकर दे सकूं, लेकिन ये मैंने कुछ फूलों की माला बेचकर पैसे इकट्ठे किए और तुम्हारे लिए सरगी लेकर आई हूँ। अपनी सरगी देखकर बबीता बहुत खुश होती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए फूलों की माला बेची और उन पैसों से मुझे सरगी लाकर दी। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। बबीता अपनी सास को गले से लगाकर अपनी सरगी घर पर रख जाती है और भूखी प्यासी रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने करवा चौथ वाले दिन भी बूट पॉलिश करने लगती है। तभी वहां पर कुछ औरतें बहुत ही सज धज कर हाथों पर लाल मेहंदी लगाकर उसके पास आती हैं। अरे जरा मेरे चप्पलों पर पॉलिश कर दो। बबीता संजना के चप्पलों पर पॉलिश कर रही होती है, लेकिन उसकी दूसरी नजर उसकी मेहंदी और उसके पहने हुए कपड़ों पर होती है, जिसके चलते संजना उससे कहती है, क्या देख रही हो? अच्छी है ना साड़ी? मेरे पति ने मुझे गिफ्ट करी है। पता है, यहाँ की नहीं है बल्कि कनाडा से स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाई है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैडम, आप बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हो और आपकी साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है। आपकी मेहंदी का कलर ही बता रहा है कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते होंगे। संजना बबीता से बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो उसे एक 500 रुपए का नोट देने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी सहेली निकिता उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों दे रही हो इसे ये पैसे? ये तो इनका रोजाना का धंधा है। अमीर औरत देखी नहीं कि तारीफ करना शुरू कर देते, और इतने पैसे देकर इनकी आदत खराब नहीं करनी चाहिए।
अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सुनकर बबीता को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मेम साहब, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ केवल लोगों की तारीफ करके पैसा कमा रही हूँ? अरे आज मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन मैं भी यहाँ मेहनत करके ही पैसा कमा रही हूँ। आपको किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बबीता की बातें सुनकर संजना और निकिता वहां से चली जाती हैं। वहीं बबीता खूब मेहनत कर रही होती है। शाम को उसने जो भी पैसे कमाए होते हैं वो उन पैसों से अपनी पूजा पाठ का सामान लेकर आती है और करवा चौथ की कथा सुनने के बाद वो चांद के निकलने का इंतजार करने लगती है। मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, बिना मेकअप के भी बहुत प्यारी लगती हो तुम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अमित बबीता के लिए एक लिपस्टिक लेकर आया होता है। बबीता को लाल लिपस्टिक का बहुत शौक होता है और उसे बहुत पसंद भी होती है, जिसके चलते बबीता बहुत खुश होती है और लाल लिपस्टिक लगाकर अमित को दिखाती है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अमित बबीता की तारीफ करने ही वाला था कि तभी वहां से बहुत तेजी से ट्रेन गुजरती है, जिसकी आवाज से अमित की आवाज ही दब जाती है। ट्रेन के जाने के बाद अमित कहता है, देखा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, एक 10 रुपए की लिपस्टिक लगाकर कि कयामत की सारी औरतें तुम्हारे सामने फेल हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए तुम जैसी पत्नी को पाकर। अमित के मुंह से ये सुनकर बबीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद चांद निकल आता है। चांद को देखकर वह अमित के हाथों से पानी पी लेती है और अपना व्रत खोल लेती है। उस दिन अमित बबीता से वादा करता है, इस करवा चौथ पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगली साल का जब करवा चौथ आएगा तो हमारी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं तुम्हें सोने के कंगन गिफ्ट करूंगा। आपने मेरे लिए इतना सोचा और इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे आप मिल गए और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से अमित और बबीता दोनों ही खूब मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। पैसे इकट्ठे करके वो एक किराए का मकान भी ले लेते हैं। इन सब में 1 साल बीत जाता है और जब करवा चौथ आता है तो उनकी कंडीशन बहुत ठीक हो जाती है और दोबारा से जब वह करवा चौथ बनाते हैं तो बहुत अच्छे से मनाते हैं और अमित अपना वादा पूरा करता है। वह बबीता को सोने के कंगन पहनाता है, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं।